मलिका सहरा सीरीज सीजन 6 मुकद्दस अमानत किस्त नंबर 10। चारों गार के दहाने की जानिब बढ़ गए। गार के दहाने से भी रोशनी आ रही थी और ये रोशनी इसी चिराग की थी। दहाने का रुख चूंकि दूसरी तरफ था, इसलिए बस इस सुराख से ये नन्ही रोशनी देखी जा सकती थी। वो लोग चंद लम्हा सुनगुल लेते रहे। अंदर जो कोई भी था, इससे बहरहाल कदमों की आहटों का एहसास नहीं हो सका था। फिर हिम्मत करके चारों बेक वक्त अंदर दाखिल हो गए। गार खासा कुशादा और इसके अंदर ही एक और गार का दहाना भी नजर आ रहा था। वो लोग गार में निगाहें दौड़ाने लगे। जरूरियाती जिंदगी की कुछ अशिया वहां मौजूद थी और एक शख्स एक गोशे में बेखबरी के अंदाज में सो रहा था। इसे बेखबरी की नींद ही कहा जा सकता था, क्योंकि लाश का तस्वुर ज़हन में नहीं उभरता था। गार का पूरी तरह जायजा लेने के बाद कंवर मेहताब अली इस शख्स की जानिब मुतवज्जो हुआ। इसने मुनासिब आवाज में कहा, क्या इस शख्स को जगाना मुनासिब है? बेचारा आराम की नींद सो रहा है। ये अल्फाज इसलिए कहे गए थे कि अगर वो शख्स जिंदा है और नींद शदीद गहरी नहीं तो इन अल्फाज को सुनकर चौंक जाएगा। और यही हुआ। अचानक इसे करवट बदली और फिर मुतवहिश अंदाज में उठकर बैठ गया। उधेड़ उम्र आदमी था, जिस्म दुबला पतला और मदकूक, लिबास बोसीदा, दाढ़ी बेतहाशा बड़ी हुई। वो चुंदियाई हुई निगाहों से इनका जायजा लेता रहा और फिर बोला, सुना है मौत के फरिश्ते तो 2 होते हैं, तुम 4 फरिश्ते कैसे आए हो? हम इंसान हैं। इंसान? इस शख्स ने कहा और फिर बेतहाशा हंस पड़ा। यार क्या कह रहे हो? ये तवील अरसे के बाद एक लतीफ़ा सुनने को मिला है। क्यों, तुम इंसान हो? वो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, तुम्हारा क्या ख्याल है? इंसान तो हो, कौन से सैयारे से आए हो? अपने सैयारे का नाम बताओ। जमीन, नादिर शाह ने कहा। बकवास करते हो, जमीन पर अब इंसान नहीं रहते, फिर कौन रहता है? दरिंदे, सिर्फ दरिंदे। पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हो, जाहिल कहीं के। अपने आप को इंसान कहते हो। इंसान का अब जमीन से क्या ताल्लुक? होते होंगे किसी दौर में। ये तो दरिंदों की कायनात है, समझे? हम बैठ सकते हैं। इंसानों जैसी बातें कर रहे हो। तुम्हारी बातें हमारी समझ में नहीं आ रही। तो फिर क्यों नहीं तस्लीम कर लेते कि किसी सैयारे से आए हो? जमीन के बाशिंदे नहीं हो सकते। हमने तुमसे बैठने की इजाजत तलब की है। ये जमीन मेरे बाप की नहीं और ना ही तुम्हारे बाप की है। मैं तो इस बात का एतराफ करता हूँ, तुम नहीं करोगे। इजाजत क्यों ले रहे हो? बिल्कुल इंसानों की तरह। इस दौर में कौन किसी से इजाजत लेता है? किसी की मलकियत पर कब्जा कर लेना तो आदमियों का खेल है। दरिंदों की बस्ती में इंसानों जैसी बातें करने वाले बेवकूफों, बैठ जाओ। और वो चारों बैठ गए। बूढ़े की बातों से इसकी शख्सियत का किसी कदर अंदाजा हो रहा था। वो कहने लगा, अगर इसी जमीन के दरिंदे हो तो यकीनन सहरा आजम में दौलत के अंबार तलाश करने आए हो। बोलो बोलो, है ना? हाँ, इस बार जेम्स पैरे ने कहा। और कहते हो अपने आप को इंसान। तुम जानते हो ये दौलत किसकी है? इस सरजमीन पर बसने वालों की, इनकी जिनकी नस्लें धूप में झुलस झुलस कर खत्म हो गई। ये उनकी दौलत है जो यहाँ आबाद हैं। ये उनका घर है, ये उनकी सरजमीन है। तुम क्यों दौलत हासिल करने आए हो? बोल, ये डाकाजनी नहीं है। किसी के घर से इसका माल छीन कर ले जाओ। ये वहशत खिजी नहीं है। और कहते हो अपने आप को इंसान। इसका लहजा तंज में डूबा हुआ था। मगर तुम कौन हो? गधा, समझते हो? गधा देखा है कभी? मैं इंसानी शक्ल में गधा हूँ। बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर, नादिर शाह ने अजराह मजाक कहा। बकवास। और तुम्हारा खुश होना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि ना तो मैं किसी खजाने के बारे में जानता हूँ, ना तुम्हारी मदद कर सकूंगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? समझ रहे हो ना? तुम्हारा नाम क्या है? बता चुका हूँ, गधा। इसके अलावा मेरा कोई नाम नहीं। हालांकि तुम गधे नहीं हो। ये तुम कैसे कह सकते हो? इसलिए कि तुम्हारी शक्ल गधों जैसी नहीं है। शक्ल सूरत पर जाना हिमाकत है। गधों की भी मुख्तलिफ अक़साम होती है। अरे वो आदमी या इंसान हो सकता है जिसने सारी जिंदगी गधों जैसी हरकत की हो। बहरहाल तुम्हारा ये कहना तो बिल्कुल दुरुस्त है कि हम यहाँ खजानों ही की तलाश में आए हैं। हम झूठ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये खजाने हम किसी को नुकसान पहुंचाने के बाद हासिल नहीं करना चाहते, बल्कि सहराए आजम के मुख्तलिफ गोशों में जो दौलत बेकार पड़ी हुई है और यहाँ इसका कोई मसरफ नहीं, हम इसकी तलाश में आए हैं। मैंने इस दौरान बहुत कुछ सोचा है, बहुत गौर किया है मैंने। बेशुमार मिशनरी तबलीग के लिए निकलती है, इंसानियत का दर्स भी दिया जाता है और मजहब का भी। यहाँ भी लोग इंसानों को मजहबी बनाने के लिए आते रहे हैं। क्यों आते रहे हैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन क्या ऐसे लोग कभी नहीं आ सकते?
جو इन्हें यहाँ जिंदा रहने के गुर सिखाते, जो इन्हें बताते कि दौलत जो दूसरे उठा के ले जाते हैं खुद इनके काम आ सकती है। यहाँ बस्तियाँ आबाद हो सकती हैं, ज़राअत हो सकती है, मकानात बनाए जा सकते हैं, सनती तरक्की हो सकती है। लेकिन सराय आज़म भी उस वक्त से ही आबाद है जब से इंसानों की दूसरी बस्तियाँ वजूद में आई हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और इन बेचारों की रहनुमाई किसी ने नहीं की। जानते हो किस लिए? इसलिए कि ये खित्ता इस दौलत से मालामाल है जो दूसरों के काम आती है। इन्हें इस दौलत से रोशनास करा के वो लोग इस पर कब्जा नहीं जमा सकते। यही इनका नजरिया है और यही वजह है कि वो इन्हें इंसान बनने से रोके रखते हैं। या तुम इनके हमदर्द हो? मैं किसी का हमदर्द नहीं हूँ। एक बात कह रहा हूँ, बेवजन है तो बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कमर मेहताब अली ने सवाल किया और वो कमर मेहताब अली को देखता रहा। फिर इसके चेहरे पर अजीब से तासुरात फैल गए और इसने आहिस्ता से कहा, कफ़ारा अदा कर रहा हूँ, अपनी वहशतों का, अपनी दीवानगी का कफ़ारा अदा कर रहा हूँ। नाम नहीं बताओगे अपना? गधा, वो बोला और हंस पड़ा। मिस्टर गधे, ये कफ़ारा तुम किस सिलसिले में अदा कर रहे हो? इसलिए कि मैंने भी तुम्हारी तरह ही दौलत की आरज़ू की थी। डाकू था मैं, डाकू। बैंक लूटे, बस्तियाँ लूटी, कत्ल गारत करी की। और जब दुनिया मेरी दुश्मन हो गई तो अपनों को लेकर यहाँ निकल आया। अपनी बहुत सी दौलत लेकर मैं इधर आ गया। बहुत ताक़ुब किया गया मेरा, लेकिन मैं अपनी बीवी और बच्चों को साथ सराय आज़म में रुपोश हो गया। मुझे गिरफ्तार करने वाले मायूस हो गए। ख़जाने मेरे पास मौजूद था और मैं मुतमईन था कि मुझे कोई फ़िक्र नहीं। लेकिन यहाँ आने के बाद ये एहसास हुआ कि ख़जाना बेकार चीज़ है। इंसान को इसकी ज़रूरत नहीं होती, इंसान को इंसानियत की ज़रूरत होती है। और फिर यही हुआ, सज़ा मिली मुझे, सज़ा मिली। सज़ा आसमानों से बरसी थी। मेरी बीवी मर गई और बच्चे भी। यहाँ ज़िंदगी बचाना बहुत मुश्किल काम था। आह, मेरे पास दौलत थी मेरे पास, लेकिन मेरी बच्ची जो यहाँ जर्द बुखार का शिकार हो गए थे, मेरी इस दौलत से फ़ायदा नहीं उठा सके। समझे? मेरी इस दौलत से मेरी बीवी ज़िंदा न बच सकी। किस काम की थी दौलत, बताओ किस काम की थी? मैंने सोचा इसे जमा करने के लिए मैंने कितनों की ज़िंदगी ली हैं, लेकिन मैं इससे अपने बच्चों को ज़िंदा न रख सका। मैं अपने बच्चों को ज़िंदा न रख सका इस दौलत से। बहुत दुख भरी दास्तान है तुम्हारी, बहुत दुख भरी दास्तान है। और आखिरी कोशिश जो मैंने की थी वो मेरे लिए बड़ी परेशान कुन थी। आह, सब मर गए थे, सब मर गए थे। मैं ज़िंदा बच के पता नहीं क्यों। ओह, मुझे ज़िंदा नहीं बचना चाहिए था, बिल्कुल ज़िंदा नहीं बचना चाहिए था। मगर मैं क्या करूं? समझ रहे हो ना? मेरे दोनों बच्चे मर गए और मेरी बीवी। मैं नहीं जानता कि मैं ज़िंदा क्यों हूँ, बस ज़िंदा हूँ। मगर मौत का इंतज़ार बड़ा दिलकश होता है। तुमने कभी मौत खाई है? इन लोगों को अंदाज़ा हो रहा था कि वो ज़हनी तौर पर बिल्कुल मुअत्तिल हो चुका है और बिल्कुल दीवाना है। फिर वो अचानक रोने लगा। इसने कहा, आओ देखो, मेरा घर देखो, मेरे बीवी बच्चों को देखो, आओ इधर आओ मेरे साथ, आओ तुम्हें अच्छा लगेगा। और फिर वो गार के दूसरे दहाने की जानिब चल पड़ा। बाकी लोगों ने भी इसका ताक़ुब किया था। इसने वहां पहुंचने के बाद दीवार में लगी हुई एक मशर रोशन की और मशर की रोशनी ने गार को मुनव्वर कर दिया। इस गार में 3 कब्रें मौजूद थीं, 2 छोटी और एक बड़ी। ये मेरा ख़ानदान है। इसी ख़ानदान के लिए मैंने कत्ल गारतगरी का आगाज़ किया था। मैं इसे बहुत अच्छी ज़िंदगी देना चाहता था। मैं इसे दुनिया की वो तमाम नेमतें देना चाहता था जिसकी उन्होंने ख्वाहिश की थी, मगर मैंने सिर्फ मौत ही दे सका। बड़ा बदकिस्मत इंसान हूँ मैं। अब तुम मुझसे पूछोगे कि वो दौलत मैंने कहाँ छुपा रखी है, तो मैं तुम्हें बताऊँ, वो यही महफूज है और इतनी है कि तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। मगर मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊँगा नहीं। बेशक वो मेरे लिए बेकार है, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से जमा की है। तुम्हें क्यों दूँ? बोलो बोलो, क्यों दूँ तुम्हें? नहीं, हमें तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए। हमें तुम्हारे साथ पेश आने वाले इस हादसे का अफसोस है। बकवास मत करना, बिल्कुल बकवास मत करना। कह दिया मैंने तुमसे, बेवकूफ़ बना रहे मुझे। अरे मारो मुझे, मेरी खाल उतार दो, हड्डियां तोड़ दो मेरी, मुझे अज़ियतें दो। हो सकता है मेरी ज़ुबान खुल जाए। देखो, मैं मौत से डरता हूँ। ये मत समझना कि मेरे अंदर वो हिस्स नहीं है कि मैं तकलीफ़ को बर्दाश्त कर लूँ, अपनी ज़ात पर हंसूँ। मारोगे तो ज़ुबान खोल दूँगा और बताऊँगा कि मैंने दौलत कहाँ छुपा रखी है। दूसरी सूरत में तो मैं तुम्हें सब कुछ देने से रहा। नादिर शाह ने एक गहरी सांस ली और कमर मेहताब अली की तरफ देखकर बोला, क्या ख्याल है, चले यहाँ से? कमर मेहताब अली ने मगमूम निगाहों से बूढ़े को देखा और बोला, तुम्हारा अब यहाँ रहना बेकार है। जाने वाले वापस नहीं आते। कफ़ारा अदा करने का ये तरीका भी नहीं। अपनी दुनिया में वापस जाओ, इसके बाद किसी के साथ नेकी और भलाई करके ये कफ़ारा अदा करो। ये नेकी तो मैं तुम्हारे साथ ना करूँ,
अपनी दौलत तुम्हें दे दूं, तुम्हें ऐश करने का मौका दूं, ये भी तो एक नेकी है। बेवकूफ़ बना रहे हो, बेवकूफ़ बना रहे हो, गधे को गधा बना रहे हो। नहीं बना सकोगे। हाँ, दूसरा तरीका यह है कि मेरी खाल उधेड़ दो, फूस भर दो मेरे बदन में, दौलत का पता बता दूंगा। आइए। नादिर शाह ने कंवर मेहताब अली से कहा। वो सब बाहर निकल आए। बूढ़ा इनके पीछे पीछे बाहर आया। अरे बेवकूफ़ो, गधा मैं हूँ, तुम गधेपन का मुजाहरा क्यों कर रहे हो? दौलत का पता पूछ लो मुझसे, यहीं से वापसी के इम्कानात हो जाएंगे, आगे की मुश्किलात में नहीं पड़ोगे। लेकिन नादिर शाह इसकी बात सुने बगैर वहां से आगे बढ़ गया था। जानते हैं ये क्या चाहता है? नादिर शाह ने कहा। हाँ, अंदाज़ा हो रहा है, माइकल बायर बोला। क्या? जेम्स बैरी ने पूछा। वो हमारे हाथों अजियत चाहता है। दौलत वगैरह इसके पास शायद कुछ भी नहीं, या अगर है तो इसने छुपा कर रखी हुई है। वो जुनूनी है, दीवाना हो गया है। कहानी तो अपनी ही सुना चुका। क्या है इंसान भी, अब ये यहीं मर जाएगा। हाँ, हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो वापस अपने ठिकाने पर आ गए। बूढ़ा काफी दूर तक इनका पीछा करता रहा, फिर वो रुक गया। अब वो निगाहों से ओझल था। बूढ़े की कहानी ने ज़हनों पर बोझ डाल दिया था। अपने ठिकाने पर आकर वो देर तक खामोश बैठे रहे थे। फिर कंवर मेहताब अली ने फीकी सी मुस्कुराहट से कहा, मेरे ख्याल में अब सो जाओ और अपने ज़हन को इस कहानी से आज़ाद कर लो। हाँ, क्या कर सकते हैं? जेम्स बैरे बोला। वैसे मेहताब अली एक बात जरूर कहूँगा, माइकल बायर ने कहा। क्या? अगर जिंदा निकल जाने का मौका मिल गया तो इसके बाद जिंदगी से किसी मुहिम का नाम निकाल दिया जाए। हाँ, मेरा भी यही फैसला है। हालांकि तुम जानते हो कि हमारा असल मकसद क्या था। हाँ, मुझे अंदाज़ा है, लेकिन मैं नहीं जानता जनाब, नादिर शाह बोला। नादिर शाह, हमारे पास कुदरत की अता की हुई हर दौलत मौजूद है, और यकीन करो हमारा मकसद सिर्फ दौलत का हसूल नहीं। नसीब है कि अगर इस बच्ची को लेकर न निकल जाता तो हम यहाँ दोबारा आने की कोशिश न करते। मकसद इस बच्ची को यहाँ पहुँचाना था। आप गलत कह रहे हैं जनाब। क्यों? बच्ची तो गुम हो गई थी और आप एक नकली बच्ची को लेकर यहाँ आ रहे थे, नादिर शाह ने कहा, और वो लोग शर्मिंदा हो गए। फिर इसके बाद कोई कुछ नहीं बोला था। दूसरी सुबह उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया और इसी दोपहर को उन्होंने नीलकंठ की आबादी देखी। नादिर शाह को एहसास था कि रात के बाद वो लोग इससे शर्मिंदा शर्मिंदा से हैं। इससे अफसोस होने लगा। कभी कभी इतनी साफ गोई भी अच्छी नहीं होती। बहरहाल इंसानी कमजोरियां अपने लिए बहाने तलाश कर लेती हैं। इसने किसी ख्याल के तहत कहा, कंवर मेहताब अली साहिब, मैं एक बात की तो तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आप लोगों ने गौर नहीं किया? किस बात पर? बूढ़े ने हमसे अंग्रेजी जुबान में बात की थी। क्या मतलब? हालांकि हमने हुलिये बदले हुए थे। क्या हम नीलकंठ वाले जैसे नजर नहीं आते? ओह माय गॉड! जेम्स पहले खौफजदा हो गया। बात अहम है, लेकिन मेरा कुछ और मौक़िफ़ है, माइकल बायर पुरख्याल लहजे में बोला। क्या? वो खपती बूढ़ा था, इसने गौर नहीं किया होगा और हमने इस बात का फौरन जवाब भी दे दिया था। हाँ, हो सकता है। आप दोनों तो नीलकंठ देख चुके हैं, नादिर शाह ने कहा। हाँ, तो क्या हम इन जैसे नजर नहीं आ रहे? 100%। तो फिर मिस्टर माइकल की बात ही दुरुस्त कही जा सकती है, नादिर शाह ने कहा, और खामोशी छा गई। इनकी निगाहें बस्ती को देख रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि टारीबैगा से कुछ बेहतर आबादी नजर आ रही थी। यहाँ ज़राअत भी थी और झोंपड़ियों की तरतीब भी। अमूमन घरों में पत्थरों की सीलें भी इस्तेमाल की गई थी। इंसान यहाँ बेलिबास नहीं थे। ये आबादी कुछ मुहज़्ज़ब नजर आती है, जेम्स बैरे ने आहिस्ता से कहा। हाँ, किसी हद तक। आप तो पहले यहाँ रह चुके कंवर मेहताब अली, यकीनन। इन लोगों का तजिया भी किया होगा आपने, खासी हद तक। टारीबैगा और इसमें क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं। क्या मतलब? यहाँ साइथ होल की हुक्मरानी होती है, और आपको सुनकर हैरत होगी कि साइथ होल एक मुहज़्ज़ब और तालीम याफ्ता आदमी होता है, कंवर मेहताब अली ने कहा। तालीम याफ्ता? हाँ, जिस साइथ होल से मेरा वास्ता पड़ा वो बेहतरीन इंग्लिश बोलता था। जिस साइथ होल से क्या मतलब? जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, साइथ होल भी इनके मुक़द्दस पुजारी का नाम होता है और नस्ल दर नस्ल साइथ होल होते हैं। गोया ये एक ताज्जुब है, मगर इंग्लिश ये कहाँ से सीख लेते हैं? बात हैरतनाक है, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। आपकी से गुफ्तगू हुई थी। मेरा काफ़ी वक्त इसके साथ गुजरा है। आपने पूछा, इसका मौका ही नहीं मिल सका। इसका एक जवाब हो सकता है। क्या? मुमकिन है जिस साइथ होल से आपकी मुलाकात हुई हो इसका ताल्लुक इस तो महज़ब दुनिया से रहा हो। हाँ, मुमकिन है, और इसकी तरतीब यहाँ के रहन सहन में नजर आती है। यकीनन यही बात है, शायद। खैर, अब क्या प्रोग्राम है? मेरे ज़हन में एक प्रोग्राम तो है नादिर शाह। रात की तारीकी में मैं और तुम बस्ती में दाखिल होंगे। मैं मैगना को तलाश करूँगा। इसके मिल जाने से काफ़ी काम बन सकता है। मैगना कौन? वही नौजवान जो गुल की माँ का महबूब था। अच्छा ख्याल है।
لیکن قمر مہتاب علی کے بچی کے غائب ہو جانے کے بعد وہ آپ کا دشمن نہ بن گیا ہوگا۔ میں اسے سمجھاؤں گا، وہ آپ کی زبان سمجھ سکے گا۔ اشاروں کی زبان پوری دنیا میں سمجھی جاتی ہے۔ میں اس پروگرام میں تھوڑی سی ترمیم چاہتا ہوں، جیمز پیرے نے کہا۔ جی مسٹر جیمز پیرے، ہم چاروں ساتھ رہیں تو بہتر ہے۔ میں اور نادر شاہ تو اس پورے نظام سے ناواقف ہیں۔ اگر ہم کسی مشکل میں پھنس گئے تو موت کے سوا اور کوئی چارہ کار نہ رہے گا۔ اس لیے میں نے مائیکل بائر کو تمہارے ساتھ چھوڑا ہے، جیمز پیرے۔ نہیں مہتاب علی، جیمز پیرے سے اتفاق کرتا ہوں، میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ سچ مانو تو ہماری اصل مہم تو یہی ہے اور ہم نے ان لوگوں کی مشکل اپنے سر لے لی ہے۔ وہاں ٹائی بیگا میں وہ سب سکون سے ہیں اور ہم نے جان کی بازی لگا دی ہے، مائیکل بائر نے کہا۔ یہ میں نے اس خیال سے کہا تھا کہ زیادہ تعداد میں ہمارے لیے دیکھ جانے کا خطرہ زیادہ ہے، یہ خطرہ مول لیا جا سکتا ہے۔ اوکے، یوں کر لو، مجھے اعتراض نہیں، قمر مہتاب علی نے گہری سانس لے کر کہا، اور پھر یہ موضوع ختم ہو گیا۔ وہ لوگ پوشیدہ ہو کر رات کا انتظار کرنے لگے۔ پھر جب رات گہری ہو گئی اور پوری بستی شہر خاموشہ بن گئی تو وہ اپنی کمین گاہ سے نکلے اور بستی کی جانب چل پڑے۔